हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। हम लोग अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट। उसमें हम लोगों ने अपनी फर्स्ट एग्जांपल कर रही थी HCl की, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं pH की, जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारे अलावा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करती हैं। हमने अपनी बॉडी की बात तो कर ली, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होती है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक रिवर की, ठीक है। मान लीजिए जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक वाटर बॉडी में रहते हैं, उन सब को सर्वाइव करने के लिए एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट चाहिए होती है, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो रिवर्स में रहने वाले हैं फिशेज, ये फिशेज सिर्फ रिवर में ही सर्वाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि फिश रिवर जो होती है फ्रेश वाटर होती है। अब मान लीजिए अब इन्हीं फिशेस को हम लोग ले जाके सी में डाल दें, कहीं पे खारे पानी में एकदम से डाल दें, तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो वाटर की कंडीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर जिस रिवर में ये रह रही है वहीं पे एनवायरमेंटल कंडीशंस इनकी चेंज हो जाए। अब अक्सर हम शहरों में या कहीं भी हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और पोल्यूशन की वजह से जो बारिश भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है या फिर एसिडिक हो जाती है। इस तरह की रेन को हम लोग बोल देते हैं एसिड रेन, ठीक है जी, एसिड रेन। अब कौन सी रेन को एसिड रेन बोला जाता है? जिसका जो pH है 5.6 से कम हो, ठीक है जी। जिस रेन का pH 5.6 से कम हो उसको हम लोग एसिड रेन बोल देते हैं। अब ये जो रेन है जब वाटर बॉडी में जाएगी तो क्या होगा कि उससे जो वाटर बॉडी है उसका pH भी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। वाटर बॉडी का pH भी कम हो जाएगा। अब वाटर बॉडी का pH कम होने से क्या होगा, ये जो फिशेस हैं इनके जिंदा रहने के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो अब नहीं रहेंगी। पूरी की पूरी रिवर का pH लो हो जाएगा, जो रिवर है वो एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो फिशेस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और ये जो फिशेस हैं ये धीरे धीरे करके सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम pH रेंज 7 से 7.8 है, उसी तरह हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर pH रेंज में ही सर्वाइव कर सकता है। चलिए अब हम लोग अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं। एक बात बताइए, हम लोगों की जो मम्मियाँ होती हैं वो हमेशा क्यों बोलती रहती हैं कि ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो? ऐसा क्यों? जब हमारे जो टूथ हैं, दांत हैं, उनका जो इनेमल है, सब्सटेंस है, वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो बार बार क्यों हमें बोलते रहते हैं कि ब्रश करते रहो करते रहो? असल में क्या होता है कि जो हमारा माउथ है, ठीक है जी, हमारा माउथ है, हमारा माउथ जो है उसकी जो pH रेंज है, ठीक है जी, नॉर्मल pH रेंज है वो है 5.5, ठीक है जी। हमारे माउथ की नॉर्मल pH रेंज है 5.5। लेकिन अगर हमारे माउथ की जो pH रेंज है यानी कि 5.5 उससे वो ड्रॉप हो जाए, नीचे चला जाए हमारे माउथ का pH, तो क्या होगा कि हमारे जो टूथ हैं वो डिके होने, गलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। टूथ डिके विल स्टार्ट अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम रहा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा माउथ है, ठीक है जी, हमारे मुंह के अंदर हर टाइम बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। मैनी बैक्टीरिया lives in our mouth। हमारा जो मुंह है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हर टाइम रहते हैं, ठीक है जी। असल में हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे, हम लोग अकेले नहीं है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और भी रह रहे हैं। हमारी स्किन पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, ठीक है जी। उसी तरह जो हमारा माउथ है उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों ने खाना खाया और खाना खा के ब्रश नहीं किया, उससे क्या हुआ कि खाने के छोटे छोटे बाइट्स जो हैं वो हमारे
मुंह के अंदर जगह जगह लगे रह गए। ठीक है जी, जगह जगह लगे रह गए। तो क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इन्होंने इस खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने इस खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे हम लोग खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, वैसे इन बैक्टीरियाज ने भी एसिड रिलीज किया। इन लिव्स इन आवर माउथ एंड रिलीज एसिड्स। अब क्या हुआ कि इन बैक्टीरिया ने एसिड माउथ में रिलीज करना शुरू किया इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। उससे क्या हुआ कि हमारे माउथ की जो pH रेंज थी वो डिक्रीज होने लगी। अब क्योंकि हमारे माउथ की pH रेंज डिक्रीज होने लगी तो क्या हुआ, हमारे जो दांत हैं वो गलने लग गए, हमारे दांत गलने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारे जो मुंह है अच्छे से साफ हो जाता है और इन बैक्टीरियाज को कुछ भी डाइजेस्ट करने को नहीं मिलता। और इसीलिए बोला जाता है कि रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को हम लोग खाना खाने के बाद आराम से मुंह बंद करके सो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो उसके बाद इन बैक्टीरियाज के पास बहुत खुला टाइम हो जाता है हमारे दांतों को गलाने के लिए। अब हम लोगों ने फिशेस की भी बात कर ली, अपनी खुद की भी बात कर ली। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों पे pH का इफ़ेक्ट होता है ना। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये प्यारी सी हनी भी, इस पे भी तो कोई इफ़ेक्ट होगा pH का, या इसकी लाइफ में भी तो इम्पोर्टेंस होगी, बहुत इम्पोर्टेंस है इसके लिए pH की। वो कैसे? अभी हम लोग सभी जानते हैं कि हनी भी हमें मीठा मीठा शहद तो देती हैं, लेकिन क्या है, कई बार इनको गुस्सा आ जाए ना तो डंक भी मार देती हैं। ठीक है जी, स्टिंग भी कर देती हैं हमें। और जब ये हमें स्टिंग करती हैं तो ये रिलीज करती है मेलेटिन। ठीक है जी, अब ये जो मेलेटिन है ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है जी, ये मेलेटिन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो वेनम होते हैं, कोई भी जहरीला पदार्थ जो किसी जानवर के काटने से हमें इफेक्ट करे। ठीक है जी, कोई ऐसा जहरीला पदार्थ जिसे कोई ना कोई जानवर छोड़े, रिलीज करे, उसको बोला जाता है वेनम। ये जो प्यारी सी हनी भी है जो बड़ा खतरनाक वेनम रिलीज करती है, जिसका मेन पार्ट होता है मेलेटिन। अब ये जो मेलेटिन है ये एक बेसिक कंपाउंड है। ठीक है जी, ये जो मेलेटिन है ये एक बेसिक कंपाउंड है। और जब ये हमारी बॉडी में इसको रिलीज करती है ना डंक मार के, तो इसी की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो इस तरह अभी तक हम लोगों ने एसिड का पढ़ लिया कि जी खाना डाइजेस्ट करने के काम आता है, बेसिस खाने से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स पढ़ ली। अब जो प्रोटेक्शन में भी काम आते हैं। ठीक है जी, नेचर ने जो हनी बीज हैं उनको एक ऐसा बेस प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी हेल्प से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं। इसीलिए जब हम लोगों को हनी भी स्टिंग कर ले तो कई बार बोला जाता है कि हम लोग उस पर विनेगर डाल लें। क्यों? अब क्या है कि जो मेलेटिन है ये बेस है और इसी की वजह से हम लोगों को पेन हो रही है। अगर हम लोग इसको किसी एसिड के साथ ट्रीट करें, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको किसी एसिड के साथ ट्रीट कर लिया तो क्या होगा, ये मेलेटिन बेस और कोई एसिड मिलके हम लोगों का जो पेन है उसको ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि मेलेटिन बेस था, एसिड उसके ऊपर हमने कोई एसिड अप्लाई किया तो उन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिस वजह से मेलेटिन का इफेक्ट हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स और जानवर ही हैं जो ऐसे एसिड या बेसिस का सहारा लेके अपनी प्रोटेक्शन करते हैं? जी नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं और उसकी एक एग्जांपल हम लोग अभी ले लेते हैं, वो है ये नेटल प्लांट। ठीक है जी, ये जो प्लांट अभी देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेटल प्लांट। अब ये जो नेटल प्लांट है ये क्या है कि ये एक स्टिंगी सा प्लांट है जो कि टच करने पे फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है और उस एसिड की वजह से हम लोगों को जलन होने लग जाती है अगर हम लोग इसको छू लें।
अब उसका इसको क्या फ़ायदा कि जो ग्रेज करने वाले एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। इसके इस नेचर की वजह से कोई भी जो एनिमल है वो इसको जल्दी खाता नहीं है, ठीक है जी। और ये नेटल प्लांट रिलीज करता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब आप लोग देखो नेचर ने कितना कमाल का सब बनाया हुआ है। किसी की प्रोटेक्शन, जैसे कि हनी बी, उसकी प्रोटेक्शन बेस कर रहा है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म में एक बेस है। अब ये जो प्लांट है इसके डिफेंस मैकेनिज्म में एक एसिड है और ये इसको बचाता है ग्रेजिंग एनिमल से। अभी देखिए भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम किया हुआ है, तो अब अगर ये फॉर्मिक एसिड हम लोगों पे रिलीज कर देगा नेटल प्लांट, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कुछ ना कुछ बना हुआ है और इसको न्यूट्रलाइज करता है डॉग प्लांट, ठीक है जी। डॉग प्लांट क्या है कि जहाँ पे भी ये नेटल प्लांट लगा होता है हमेशा इसी के आसपास कहीं पे एक डॉग प्लांट लगा होता है जो साइज में से छोटा होता है। ये जो डॉग प्लांट है ये बेसिक सिक्रीशन देता है, ठीक है जी। ये बेसिक सिक्रीशंस रिलीज करता है जिससे कि ये नेटल प्लांट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों के चैप्टर का अगला पार्ट है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो, यानी कि कटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो जिसको बोलते हैं अनायन, ठीक है जी। और जो सॉल्ट होता है खुद वो होता है न्यूट्रल मतलब खुद सॉल्ट का खुद का कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम लोग अपना कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं घरों में इस्तेमाल होने वाला, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या देता था हमें, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है जी। अब क्या है कि जितने भी सॉल्ट्स हैं इनसे आगे बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं अलग अलग तरह के, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग कॉमन सॉल्ट से बनने वाले ही कुछ और कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी कॉमन सॉल्ट से ही बनता है, ठीक है जी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या करना होता है कि हम लोग सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है जी। सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर में डिसॉल्व किया हुआ सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, ठीक है जी। तो उससे अब हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर की ब्रेक डाउन होने से ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज होकर हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। सॉल्ट के सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्या है कि इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो इसमें हमारा जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है क्लोरीन, और दूसरा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस है, और बेसिस को हम लोग अल्कली भी बोल देते हैं। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आया इसको बड़ी डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से आर्टिफिशियल फाइबर भी बनते हैं, इसको सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, पेपर बनाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो क्लोरीन बनी, क्लोरीन से डिसइंफेक्शन होती है, वाटर ट्रीटमेंट की जाती है स्विमिंग पूल्स की, ठीक है जी। उसके अलावा जो हम लोगों को हाइड्रोजन मिली इसको फ्यूल की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और अमोनिया बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है जी। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। अब क्या था कि ये जो हमारे पास क्लोरीन आई ना बाई प्रोडक्ट, इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग ड्राई स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, ये जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलके हम लोगों को देते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्लस वाटर। और ये जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसी का कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 और ये हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की रिएक्शन से। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते हैं, इसको एज अ कॉस्मेटिक भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको भी वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है जी। अगर आपको नहीं पता तो इसी चैनल पे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम लोगों का अगला कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में तो अभी तक हमने बहुत बारी बात कर ली। ठीक है जी। अब हम लोगों का नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा, जिसका जो फॉर्मूला है इसका NaHCO3। ठीक है जी। NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 और या फिर इसका कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बनता कैसे है, इसके लिए हम लोग लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सोल्यूशन। और हम लोग बहुत ठंडा चिल्ड ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं और उस ब्राइन सोल्यूशन को हम लोग अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। हम लोग ठंडा ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं जिसको हम लोग अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उससे हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है NaHCO3 यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी। और साथ में हम लोगों को बाई प्रोडक्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हम लोगों का नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों को कॉमन सॉल्ट से मिलता है वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है जी। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसका मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की एसोसिएशन बनी हुई है। अब ये क्या है, ये भी बनता हम लोगों के कॉमन सॉल्ट से ही है, लेकिन इसमें ये जो बेकिंग सोडा बनाने वाला एक प्रोसेस था उसी के साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम लोगों को बेकिंग सोडा मिला था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है। बहुत ज़्यादा हीट करने से हम लोगों को मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अब ये जो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट मिला है इसी को हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है जी। क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वाटर में घोलते हैं। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसको हीट करके रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, जिससे ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोडियम के कार्बोनेट के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और हम लोगों को मिल जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं कपड़े धोने में होता है। इसके अलावा जो हमारा बेकिंग सोडा था इसको भी आप लोग जानते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसको केक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हमारा बेकिंग सोडा था इससे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी बनता है। ठीक है जी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी बनता है। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं आप लोगों के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, जिसको लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी अभी बेकिंग सोडा पढ़ा। ठीक है। बेकिंग सोडा से बना हम लोगों का वॉशिंग सोडा। अब ये जो वॉशिंग सोडा था इसके साथ हम लोगों ने बोला कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
असल में जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो पूरी तरह ड्राई नहीं होते। ऑलमोस्ट सभी सॉल्ट्स में थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं और उसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी एक एग्जांपल तो आप लोगों ने वॉशिंग सोडा पढ़ लिया, और इसकी एक और एग्जांपल है जिसको बोला जाता है जिप्सम। ठीक है जी। अब ये जो जिप्सम क्या है, बेसिकली ये आप लोगों के प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोला जाता है। ये जो जिप्सम है इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। जिप्सम का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो है 2 मॉलिक्यूल, लेकिन क्या होता है कि इसको हीट करने पे ये अपना वाटर लूज कर देता है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो अपना वाटर लूज कर दिया जाता है, और जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर दे, ठीक है जी, जिप्सम ने वाटर लूज कर दिया, मान लीजिए हम लोगों ने इसको हीट किया, ठीक है, इस ट्रायंगुलर सिंबल का मतलब होता है हीट करना, तो उससे हम लोगों को मिलता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका फॉर्मूला क्या है CaSO4.12H2O। ठीक है जी, जिप्सम को हीट करने पे हम लोगों को मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और अगर हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हम लोगों को वापस से मिल जाता है हम लोगों का जिप्सम। आप लोगों को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, अगर किसी को बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो उसको सही करने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक के साथ आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, हम लोग आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे।